brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। मैं साफ साफ कहता हूं कि इन दंगों और अराजकता के पीछे अमेरिका और फर्जी यहूदी मुल्क इजराइल और उसके भाड़े के एजेंट्स का हाथ है। विदेशों में रह रहे कुछ गद्दार ईरानियों ने उनकी मदद की है। ये कहना है अयातुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की कथित पिटाई और बाद में अस्पताल में हुई मौत के बाद से ईरान जल रहा है। पिछले 18 दिनों से प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। वे पुलिसिया दमन के आगे झुकने के लिए तैयार कतई नहीं हैं। गैर सरकारी रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक के प्रोटेस्ट में 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद प्रोटेस्ट की आग लगातार फैलती जा रही है। सरकार अपने तरीकों से इस बेकाबू आजादी पर लगाम लगाने की तैयारी में जुटी है। इसी क्रम में 3 अक्टूबर को सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान जारी हुआ। खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। ईरान से जुड़े लगभग सभी मामलों पर उनका फैसला अंतिम होता है। हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के बाद पहली बार उनका बयान सामने आया है, इसलिए उनके बयान पर पूरी दुनिया की नजरें गई हैं। आज हम जानेंगे खामेनेई ने प्रोटेस्ट के लिए अमेरिका और इजराइल को दोषी क्यों बताया, ईरान में इस समय क्या चल रहा है और इस प्रोटेस्ट के सफल होने की संभावना क्या है। ईरान के बाद आपको लेकर चलेंगे जापान, जहां 4 अक्टूबर की सुबह अचानक से सायरन बजा और लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में शरण लेने के लिए कहा गया। वजह क्या थी? दरअसल नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल लॉन्च किया था। इसकी दिशा जापान की तरफ थी। इससे जापान के कई हिस्सों में पैनिक की स्थिति बन गई। हालांकि मिसाइल जापान को पार करते हुए निकल गया। ये भी समझेंगे कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्च की पूरी कहानी क्या है और किसी बम हमले की स्थिति से निपटने के लिए लोगों को क्या-क्या सलाह दी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले बात ईरान की। ईरान में विरोध का कायम रह जाना अपने आप में एक दुर्लभ घटना है। ये दुर्लभता पिछली बार 43 बरस पहले इनायत हुई थी। उस समय हुई क्रांति ने शाह की सत्ता पलट दी थी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान का चाल चरित्र पूरी तरह से बदल गया। आम जनता के लिए कई बदलाव सकारात्मक थे। मसलन लोगों को शाह की कठपुतली सरकार से छुटकारा मिला, खुफिया एजेंसी सवाक की बर्बरता खत्म हुई, संसाधनों पर नियंत्रण मिला। इन सबके बरक्स कई चीजें ऐसी हुई जिनके बारे में बहुत सारे ईरानियों ने सोचा भी नहीं था। रंग दे बसंती का एक डायलॉग याद आता है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। अगर इस लिहाज से सोचे तो ईरान को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सबकी थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि कुछ कटमुल्लों ने मिलकर पूरे देश की नियति तय कर दी। उन्हें जो सही लगा वो सबके हिस्से का सच बन गया। उनका सबसे पहला हमला निजी पसंद के अधिकार पर था। उन्होंने लोगों का पहनावा तय किया, रहन सहन के नियम बनाए, तर्क करने वाले को क्रांति का दुश्मन घोषित कर दिया, कट्टरता के आलोचकों को किनारे लगा दिया गया। इस तरह शुरुआती सालों में विरोध की गुंजाइश लगभग खत्म कर दी गई थी। इन सब के बावजूद ईरान में समय समय पर छोटे बड़े प्रोटेस्ट होते रहे हैं। पहला बड़ा उदाहरण जुलाई 1999 का मिलता है। सरकार ने सलाम नाम की एक मैगजीन बंद करने का ऐलान किया था उस वक्त। इसके विरोध में तेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए। सुबह में तो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण गुजरा, लेकिन शाम होते होते माहौल बदल चुका था। नारेबाजी के बाद स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जमा हुए थे। उसी समय दंगा विरोधी पुलिस अंदर घुस आई। उन्होंने छात्रों को लाठी डंडों से मारा और हॉस्टल के कई कमरों में आग भी लगा दी। इसमें एक लड़के की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। ये प्रदर्शनकारी उस दौर में ईरान के राष्ट्रपति रहे मोहम्मद खतामी के सपोर्टर थे, लेकिन खतामी की हिम्मत नहीं हुई कि वो दमन को रोक सकें। जब इस घटना की खबर बाहर पहुंची तो पूरे ईरान में रैलियां निकलने लगीं। ये प्रोटेस्ट 6 दिनों तक चला। अंत में सरकार ने रैलियों पर बैन लगा दिया। इस बार विरोध को आसानी से कुचल दिया गया। इस प्रोटेस्ट में 4 लोगों की मौत हुई। लगभग 1,500 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दूसरा उदाहरण ग्रीन मूवमेंट का है। जून 2009 में ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। इसमें महमूद अहमदीनेजाद की जीत का ऐलान हुआ। 30 लाख से अधिक लोग ईरान की सड़कों पर इकट्ठा हुए। उनके हाथों में रखी तख्तियों पर लिखा था वेयर इज माई वोट, यानी मेरा वोट कहाँ गया। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। चुनावी धांधली की शिकायत से शुरू हुआ प्रोटेस्ट बुनियादी अधिकारों की मांग तक पहुंच गया। वे खामेनेई को सत्ता से उतारने की बात करने लगे।
6 महीने बाद पुलिस पैरामिलिट्री ने मिलकर प्रोटेस्ट खत्म करा दिया। इस घटना में 30 लोगों की मौत हुई, जबकि 4000 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया। तीसरी घटना दिसंबर 2017 की है। इस बार प्रोटेस्ट आर्थिक समस्याओं के चलते शुरू हुआ। 80 शहरों में लोग सड़कों पर उतरे। वे सरकार को भारी झगड़े में उलझने की बजाय अपने मुल्क पर ध्यान देने के लिए कहते रहे। ये प्रोटेस्ट नेतृत्व विहीन था, इसलिए जल्दी ही सरकार ने इसे कुचल दिया। इसमें 22 लोगों की मौत की रिपोर्ट बाहर आई। चौथी घटना नवंबर 2019 की है। ईरान सरकार ने गैस के दामों में 300% तक की बढ़ोतरी की। सरकार की योजना थी कि जो पैसा आएगा वो गरीबों की भलाई में लगाया जाएगा, लेकिन ये योजना उल्टी पड़ गई। प्रोटेस्ट 100 से अधिक शहरों तक फैला। इसमें 2 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। सरकार ने इस प्रोटेस्ट को भी आसानी से दबा दिया, लेकिन इसमें हुई हिंसा सबसे भयावह थी। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में 300 से 1500 लोग तक हताहत हुए। इनके अलावा भी ईरान में समय समय पर अलग अलग मुद्दों को लेकर छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। सरकार इन्हें दबाने के लिए तय पैटर्न अपनाती रही है। ईरान में स्वतंत्र मीडिया की गुंजाइश नहीं के बराबर है, इसलिए सबसे पहले सरकार इंटरनेट पर लगाम लगाती है ताकि सूचना को देश में और देश के बाहर फैलने से रोका जा सके। इसके बाद प्रोटेस्ट के बरक्स दूसरा प्रोटेस्ट खड़ा किया जाता है। ये रैलियां सरकार प्रायोजित होती हैं। इसमें शामिल लोग विरोधियों को गद्दार बताते हैं। वे सरकार के पक्ष में नारेबाजी करते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि प्रोटेस्ट की गंभीरता को खत्म किया जाए ताकि उसे जन आंदोलन बनने से रोका जा सके। जब ये तरीका भी दरकिनार हो जाता है, तब सरकार बल प्रयोग का रास्ता चुनती है। हिंसा के जरिए प्रोटेस्ट को कुचला जाता है। प्रोटेस्टर्स के घर वालों को परेशान किया जाता है। उनका जीवन तबाह करने की धमकियां दी जाती हैं। जब ये सारे तिगड़म काम नहीं आते, तब सुप्रीम लीडर का भाषण होता है। उनके द्वारा प्रोटेस्ट को विदेशी साजिश और प्रोटेस्टर्स को विदेशी एजेंट्स बताया जाता है। सुप्रीम लीडर को पूरा देश परम पूज्य मानता है। उनकी बातों को सिराखों पर लिया जाता है। एक जमात के लिए उनका कहा अंतिम सत्य होता है। सरकार इसके जरिए विरोध की प्रासंगिकता को खत्म करने की कोशिश करती है। ये पैटर्न ईरान में एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। 16 सितंबर को तेहरान के एक अस्पताल में महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुआ प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। अमीनी को ठीक से हिजाब ना पहनने के चलते मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि पुलिस ने वैन और थाने में महसा की पिटाई की, जिसके कारण वो कोमा में चली गईं। 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे ईरान में सरकार के खिलाफ रैलियां निकली। प्रोटेस्ट अब 19वें दिन में दाखिल हो चुका है। पुलिस और सेना की धमकी और हिंसक कार्रवाई के बावजूद लोग पीछे हटने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। अभी ईरान के क्या हालात हैं, ये आपको बताते हैं। 2 अक्टूबर को तेहरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसमें कई छात्र पुलिस से बचकर भागते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वे तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करते हैं। 2 अक्टूबर को फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट कैंपस में जमा होकर हिजाब प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे थे। धीरे धीरे नारेबाजी इस्लामी सरकार के विरोध तक पहुंच गई। फिर रात में पुलिस ने कैंपस को घेरकर स्टूडेंट्स की भरपूर पिटाई की। उन्होंने कई प्रोफेसर्स के साथ भी मारपीट की। लगभग 40 लोगों के घायल होने की खबर है। कईयों को गिरफ्तार भी किया गया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने दावा किया कि साइंस मिनिस्टर के दौरे के बाद कैंपस में शांति है। 3 अक्टूबर को यूके ने ईरान के राजदूत को समन भेजा। यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर चिंता जताई। कहा कि विदेशी साजिश की बात करने की बजाय सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के बाद ईरान के फुटबॉल टीम को दोहा में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप से बैन करने की मांग भी चल रही है। आज हम ईरान प्रोटेस्ट का जिक्र क्यों कर रहे हैं? दरअसल ईरान के हालिया प्रोटेस्ट पर सुप्रीम लीडर का पहला भाषण सामने आया है। 3 अक्टूबर को दिए भाषण में अली खामेनेई ने प्रोटेस्ट के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। बोले, एक आज़ाद, मजबूत और विकसित ईरान से अमेरिका और इजराइल दोनों को समस्या है। उनके भाड़े के एजेंट्स ने कुछ गद्दार ईरानियों के साथ मिलकर ये साजिश रची है। ईरान के लोगों ने इसका डटकर सामना किया है और हम आगे भी नहीं झुकने वाले हैं। खामेनेई ने और क्या क्या कहा, ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, मोरालिटी पुलिस ने महसा और दूसरी महिलाओं को ड्रेस कोड की ट्रेनिंग देने के लिए हिरासत में लिया था। दंगा करने वालों को कोई बहाना चाहिए था। अगर महसा का मामला नहीं होता तो वे कोई और वजह तलाश लेते। दंगे पूरी दुनिया में होते हैं, यूरोप में भी। क्या तब अमेरिकी राष्ट्रपति दंगाइयों के समर्थन में बयान देते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने उनके साथ खड़े होने का ऐलान किया हो? क्या ऐसा होता है कि अमेरिकी पूंजीवाद से जुड़े मीडिया संस्थान और उनके लठैतों ने, जिनमें सऊदी भी है, दूसरे देशों के दंगाइयों का समर्थन किया हो?
क्या कभी ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने कहा हो कि हम दंगाइयों को आपस में बात करने के लिए इंटरनेट सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर मुहैया कराएंगे? सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका महसा अमीनी की मौत का इस्तेमाल ईरान में हिंसा भड़काने के लिए कर रहा है। इसके अलावा सुप्रीम लीडर ने इजराइल पर भी दंगे भड़काने का दोष मढ़ा है। उनका संदेश साफ है, सरकार किसी भी हालत में प्रदर्शनकारियों की मांगों के आगे नहीं झुकने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में हिंसा और बढ़ सकती है। इसका एक स्याह पक्ष भी है। अगर यह आंदोलन सफल नहीं हुआ तो लंबे समय तक किसी तार्किक विरोध की संभावना खत्म हो जाएगी। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। ईरान के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं जापान की तरफ, जहां 4 अक्टूबर की सुबह उस समय अफरा तफरी से भर गई जब नॉर्थ कोरिया ने अपना मिसाइल दागा। इस मिसाइल लॉन्च की कहानी सुनाएं उससे पहले एक कहानी इतिहास की भी आपको सुना देते हैं। कियोशी तानीमोतो हिरोशिमा के एक चर्च में पादरी थे। 6 अगस्त 1945 के दिन वो सुबह जल्दी उठ गए थे, करीब 5 बजे। अमेरिका और जापान के बीच युद्ध चरम पर चल रहा था। हिरोशिमा पर हमले की संभावनाएं ज्यादा थीं, इसलिए तानीमोतो ने अपनी बीवी और बच्चों को शहर से दूर सुरक्षित इलाके में भेज दिया था। जगने के बाद तानीमोतो अपने एक दोस्त के घर गए। जब वो दोस्त के साथ कुछ काम कर रहे थे तभी एयर रेड सायरन की आवाज उन्हें सुनाई दी। तानीमोतो को सायरन सुनने की आदत हो गई थी क्योंकि आए दिन अमेरिकी प्लेन शहर के ऊपर से गुजरते थे, लेकिन जो सायरन तानीमोतो ने सुना वो हमले की असली चेतावनी थी। कुछ ही वक्त बाद 8:15 पर परमाणु बम हिरोशिमा में गिरा और हजारों लोग जलकर खाक हो गए। सोचिए उन दिनों जापानी नागरिक सायरन की आवाज से कितना भयभीत होते होंगे। ऐसा ही भयभीत करने वाला सायरन कई सालों बाद जापान में फिर से सुनाई दिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने मंगलवार को जापान की ओर एक मिसाइल दागी। जापान के होकाइडो द्वीप और आओमोरी शहर सहित जापान के उत्तर में रहने वाले लोग उस सुबह सायरन की आवाज से उठे। उनको एक टेक्स्ट अलर्ट मिला जिसमें लिखा हुआ था, नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल लॉन्च की है, कृपया इमारतों को खाली कर शेल्टर में शरण लें। लेकिन सवाल ये उठता है कि नॉर्थ कोरिया ने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? दरअसल हाल ही में अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलकर मिलिट्री ड्रिल की है, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया की दोनों देशों से और खुन्नस बढ़ गई। अब नॉर्थ कोरिया ने भी शक्ति प्रदर्शन की ठानी हुई है। उसी कड़ी में नॉर्थ कोरिया इन दिनों लगातार हथियारों का परीक्षण कर रहा है, इसलिए उसने अपने पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। मिसाइल जापान से करीब 3000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में जाकर गिरी। हालांकि इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। नॉर्थ कोरिया की इस हरकत के बाद जापान में अलर्ट जारी किया गया। मिसाइल लॉन्च की जानकारी के बाद जापान की सरकार ने सभी नागरिकों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा। फिर देश दुनिया में इसकी निंदा शुरू हुई। किसने क्या कहा सब बताते हैं आपको। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने इसे हिंसक व्यवहार बताया, जबकि रक्षा मंत्री यासुकाजु हमदा ने कहा कि जापान अपने बचाव के लिए जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने इसे नॉर्थ कोरिया का खतरनाक और लापरवाह निर्णय बताया और कहा कि इससे क्षेत्र के लिए अस्थिरता पैदा हो सकती है। यूएन ने नॉर्थ कोरिया पर परमाणु और बैलिस्टिक हथियारों की टेस्टिंग को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके बावजूद वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक हफ्ते के भीतर नॉर्थ कोरिया का यह 5वां मिसाइल परीक्षण था। 2017 के बाद नॉर्थ कोरिया की यह पहली मिसाइल है जो जापान के ऊपर से गुजरी है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जब मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरी तो वहां चेतावनी के रूप में सायरन बजाया गया। इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। इस कहानी को अल्पविराम देकर ये समझ लेते हैं कि अगर कोई मिसाइल आपके शहर की तरफ आ रही है और आपके पास बचने के लिए कुछ मिनट ही बचे हुए हैं तो आप क्या करेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक उदाहरण को देखते हैं। 13 जनवरी 2018 को अमेरिका के हवाई में एक फर्जी मिसाइल अलर्ट दिया गया था। उस वक्त लोगों को अपने घरों में बंद रहने के लिए कहा गया था। जो लोग घर से बाहर थे उन्हें घरों में जाने के निर्देश दिए गए थे। खुली जगहों पर घूमने से सख्त मना किया गया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए बाकायदा एक वेबसाइट तैयार की हुई है, ready.gov नाम से। इसमें अलग अलग खतरों से बचने के दिशा निर्देश दिए हुए हैं। इसके मुताबिक अगर परमाणु विस्फोट का खतरा हो तो आपको किसी भूमिगत क्षेत्र में शरण लेनी चाहिए, जैसे ऑफिस या घर के बेसमेंट में। ये इमारत की पहली मंजिल की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होगी। बम विस्फोट और आपके बीच भारी घनत्व वाली चीजें होनी चाहिए, जैसे मोटी दीवारें, ईंट या मोटी किताबें आदि। किसी मिसाइल हमले का खतरा हो तो और क्या करें? अधिकारियों से पता करें कि आपके इलाके के किसी सार्वजनिक भवन को फॉल आउट शेल्टर के रूप में नामित किया गया है। अगर आपके इलाके में कोई
फॉल-आउट शेल्टर नहीं बनाया गया तो आप अपने आसपास के स्कूल, दफ्तर के बेसमेंट, टनल, सबवे, मेट्रो सबवे, उसकी सुरंग की एक लिस्ट तैयार कीजिए और वहां पर शरण लीजिए। एक डिजास्टर सप्लाई किट बनाएं जिसमें खाना, पानी, रेडियो और बाकी जरूरत की चीजें रखें। जापान में ऐसे खतरों से बचने के लिए कमोबेश ऐसे ही निर्देश दिए गए हैं जिनमें कहा गया है अगर कोई मिसाइल आपके पास गिरे तो फौरन अपने नाक और आंखों को ढककर दौड़ लगा दें। अगर आप घर में हैं तो कांच वाली खिड़कियों से दूरी बना लें, कांच के टूटने से चोट लग सकती है। जापान ने ऐसे खतरों की जानकारी देने के लिए जे अलर्ट नाम का सिस्टम डेवलप किया हुआ है जो ऐसे खतरों की जानकारी टीवी, रेडियो, फोन, आउटडोर लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों तक पहुंचा देता है। अभी नॉर्थ कोरिया की मिसाइल के खतरे का अलर्ट भी इसी जे अलर्ट सिस्टम से लोगों तक पहुंचाया गया था। जे अलर्ट सिस्टम 2007 में बनाया गया था। इसमें सैटेलाइट के जरिए ऐसे खतरों की जानकारी फौरन लोकल मीडिया तक पहुंचाई जाती है जिसके बाद वो जानकारी आम लोगों तक भी पहुंच जाती है। देश दुनिया की बाकी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।